हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है उसका दोस्त आज आपका 6 क्लास है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दोस्त यहाँ पे हम ऐसे टॉपिक को आज कवर करेंगे जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्त आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो सके। यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कराऊंगा और साथ ही दोस्त सभी इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और जितने भी दोस्त यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही दोस्त वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया है क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे सारे चैप्टर क्लियर कराऊंगा। एक भी चैप्टर दोस्त आपका छूटेगा नहीं, वो चाहे दोस्त एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरे आपका मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, सारे चैप्टर यहाँ पे क्लियर कराएंगे। और दोस्त अभी तक आपने जितने 5 क्लास और प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो नीचे दोस्त मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितने नए स्टूडेंट हैं वो जाके दोस्त नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट करें और एक एक वीडियो को दोस्त आप अच्छे से वॉच करें। तो आज का दोस्त आपका पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में क्लोरीन का स्थान है। तो आवर्त सारणी में दोस्त यहाँ पे क्लोरीन के स्थान की बात करते हैं तो इसका जो स्थान है दोस्त वो आपका तीसरे आवर्त तथा 7th ए का समूह है। क्या है दोस्त? तीसरे आवर्त का 7th ए का सदस्य है जो आपका क्लोरीन है। ये क्या है? ये आपका हैलोजन परिवार का सदस्य है। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था ये आपका डी था 7th ए जो कि क्लोरीन का स्थान है। अब यहाँ पे दोस्त इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन, इसका जो एटॉमिक नंबर है दोस्त वो आपका कितना है? 17। कितना है दोस्त? 17 है इसका परमाणु क्रमांक। अगर बात करें यहाँ पे परमाणु भार की तो इसका दोस्त जो आपका परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, ये आपका कितना है? 35.5। कितना है दोस्त यहाँ पे? 35.5। तो इसके दोस्त कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहले प्रॉपर्टीज के बारे में जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बताएंगे आपको सभी दोस्त आप नोट करिएगा ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिल सके। और अगर दोस्त आप इससे पढ़ेंगे तो आपके और भी अच्छे यहाँ पे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि दोस्त जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये सभी आपको चैप्टर से रिलेटेड हैं और उन सभी पॉइंटों को आपको नोट करना है ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आप पढ़ सकें। तो यहाँ पे हम दोस्त बात करते हैं पहले पॉइंट पे जो कि इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो जो हमारा क्लोरीन गैस है, क्लोरीन हरे पीले रंग तथा तीखी दम घोटने वाली गैस होती है। कैसे दोस्त? ये आपकी हरे पीले रंग की होती है और तीखी दम घुटने वाली गैस होती है। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है यह एक विषैली गैस होती है जो कि आपका क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है दोस्त? ये आपका एक विषैली गैस होती है जो गले, नाक और फेफड़ों पर गहरा असर करती है। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे तीसरा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और विरंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागज आदि का रंग उड़ाने तथा रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है, जो आपका क्लोरीन का उपयोग है। तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बताएं सभी दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पॉइंट को आप नोट करिएगा। ये रहा दोस्त आपका क्लोरीन से रिलेटेड सारे पॉइंट। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन को और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पे दोस्त सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किस कण की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे दोस्त पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आयनीकरण क्षमता से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे पॉइंट को क्लियर किया था। तो कौन सा आपका जो कण है जिसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है वो हमारे कौन सा कण है? अल्फा कण। जो हमारे दोस्त अल्फा कण है इसकी जो आयनीकरण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो इसकी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती है इसलिए जो आयनीकरण क्षमता होती है दोस्त
वो आपका सबसे अधिक होता है। अर्थात तो इन कणों की आयनन क्षमता का बढ़ता क्रम इस प्रकार होगा। अगर हम देखें दोस्त यहाँ पे आयनीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम देखें तो पहले अल्फा होगा, फिर इससे ऊपर बीटा, फिर क्या होगा यहाँ पे अल्फा कण। क्या होगा दोस्त? अल्फा कण, फिर बीटा कण, फिर आपका अल्फा कण होगा। ये आपका आयनीकरण का क्षमता का बढ़ता यहाँ पे रूप है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि अल्फा कण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दोस्त हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 पे। तो अल्फा कणों का वेग प्रकाश वेग के लगभग 1/10 भाग होता है। कितना दोस्त? 1/10 भाग होता है। जो आपका वेग प्रकाश होता है उसका आपका 1/10 भाग होता है। अगर हम यही बात करें बीटा कण की, तो जो आपकी बीटा कण का वेग प्रकाश होता है वो आपका वेग का 9/10 भाग होता है। कितना दोस्त? 9/10 भाग होता है वेग प्रकाश का। अब यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है दोस्त, जितने पॉइंट बता रहे हैं आप सब एक कॉपी पे नोट डाउन करिएगा ताकि दोस्त बाद में आप इससे रिवीजन कर सकें। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे अल्फा कण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो आपकी अल्फा कण होती हैं वो कैसी होती है दोस्त? यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसलिए इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। जो आपका इसका वेग प्रकाश होता है वो वेग के लगभग बराबर होता है। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है अल्फा कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिक होती है। मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिक होती हैं। क्यों अधिक होती हैं? क्योंकि जो इसका जो द्रव्यमान होता है वो आपका सबसे अधिक होता है। जबकि दोस्त अगर बीटा कण की बात करें तो बीटा कणों का द्रव्यमान अल्फा कणों से कम होने के कारण जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो भी आपकी कम होती है, इसलिए यहाँ पे अल्फा कण सबसे अधिक होती हैं। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं चौथे पॉइंट की, गामा किरणों से संबंधित। तो गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है वो आपकी अल्फा कण और बीटा कण की तुलना में सबसे अधिक होती है। कल के मैंने टॉपिक पे यहाँ पे कवर किया था कि यहाँ पे जो गामा किरणें हैं उसकी वेधन क्षमता बहुत ही ज़्यादा अधिक होती हैं, अल्फा और बीटा कणों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अधिक होती हैं, वो आपकी अल्फा कण होती हैं। तो यहाँ पे सारे डाउट यहाँ पे आप क्लियर करिएगा, एक एक पॉइंट को दोस्त आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बात करते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनता है। तो सहसंयोजक बंध कब बनता है दोस्त? और इससे रिलेटेड मैं आपको कल के में क्वेश्चन कराया था कि आयनिक बंध कब बनता है। तो आयनिक बंध मैंने आपको बताया था धातु और अधातु के बीच में बनता है। किसमें दोस्त? धातु और अधातु के बीच में बनता है। जो आपका यहाँ पे मैंने क्या बताया? आयनिक बंध। आयनिक बंध आपका धातु और अधातु के बीच में बनता है। आज का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सहसंयोजक बंध कब बनता है? तो सहसंयोजक बंध आपका इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। किससे दोस्त? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। जब आपके यहाँ पे इसका दोस्त बात करते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। जब आपके दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की सम साझेदारियों से बनता है, जो आपका सहसंयोजक बंध होता है। साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर सहसंयोजी बंध एकल और द्विकल और त्रिक बंध होते हैं। ठीक है, ये आपका क्रमशः इन्हें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, इसे सहसंयोजक बंध को, जो यहाँ पे आपके बनते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पे अगर बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अगर हम बात करें इससे डबल लाइन, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे द्विबंध या यहाँ पे द्विकल एकल कहते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल था, ये आपका डबल हो गया और ये आपका ट्रिपल हो गया यहाँ पे, जो कि आपका त्रिक बंध ये हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिससे दोस्त आपको नोट डाउन करना है। तो पहले पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। ये भी दोस्त मैं आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। इससे दोस्त आपको फायदा ही होगा, क्योंकि दोस्त मैं आपको एक बार और बताया हूँ, इससे रिलेटेड जब भी आएगा तो मैं यहाँ पे सारे डिटेल आपको क्लियर कराऊंगा, ताकि दोस्त आपका रिवीजन भी होता रहे, साथ ही
और आपका दोस्त जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम, अभी तो फिलहाल आपका जो डेट है वो आपका 14 और 15 जून है। जो ग्रुप ए वालों का है वो आपका 14 जून है और 15 जून है, ठीक है, के ग्रुप का। तो आप सब अभी से दोस्त लग जाइए, तैयारी करिए अच्छे से, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें। अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्त, वहाँ पे आपका एडमिशन जो होगा वो आपका अच्छे कॉलेजों में होगा, अच्छे ट्रेड्स से होगा, ताकि दोस्त आप आगे अपने लाइफ में कुछ वहाँ पे हासिल कर पाएँ। यहाँ पे दोस्त हम क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते थे। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो डिफिनीशन यहाँ पे मैंने बताया, विद्युत संयोजी बंध क्या होता है, या जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध होता क्या है? तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं, या हम उसे ही विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की। तो उपसहसंयोजी बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजी बंध है, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। मैंने क्या बताया दोस्त? उसमें केवल आपका एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। उपसहसंयोजी बंध जो होता है वो आपका एक प्रकार का सहसंयोजी बंध ही है, जिसमें आपका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं? वहां पे उपसहसंयोजी बंध बनता है। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की। तो एक एक पॉइंट को दोस्त आप अच्छे से समझिएगा। तीसरा पॉइंट है सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक विद्युत संयोजी यौगिकों से कम होता है। जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजी यौगिकों से कम होता है। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है सहसंयोजी बंध समान तथा भिन्न परमाणुओं के बीच बन सकता है। सहसंयोजी बंध समान तथा भिन्न परमाणुओं के बीच में भी बन सकता है। तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बताएं, आप सभी पॉइंट को दोस्त एक कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, ताकि बाद में आप इस पॉइंटों का रिवीजन कर सके। इससे अगर दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलते हैं दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, निम्न में से विलयन का वह गुण जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्त? वो आपका क्या कहलाता है दोस्त? मोलैलिटी। क्या कहलाता है यहाँ पे? मोलैलिटी कहलाता है, जिसे हम मोललता कहते हैं। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। यहाँ पे मोललता इसका आंसर है। मोललता होता क्या है दोस्त? ये आपका मोललता विलयन का वह गुण है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता। जो आपका मोललता है दोस्त वो आपका ताप पर निर्भर नहीं करता। किसी विलयन के ताप में परिवर्तन करने पर उसकी मोललता, द्रव्यमान तथा मोल प्रभाज स्थिर रहते हैं, जबकि मोलरता, नॉर्मलता, शक्ति तथा आयतन परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें आपके जो निश्चित होते हैं वो क्या होते हैं? वहाँ पे आपके द्रव्यमान और मोल प्रभाज स्थिर रहते हैं, जबकि उसका जो मोलरता होता है, नॉर्मलता होता है, वो क्या होते हैं? वहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं। अब दोस्त बात करते हैं हम इससे रिलेटेड पॉइंट की। तो मोललता का दोस्त आपका एक फार्मूला होता है। मोललता का दोस्त यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले को जानेंगे। तो मोललता m बराबर होता है फार्मूला W अपान में m डैश, W अपान में कैपिटल M डैश इंटू W। ये आपका W जो है वो आपका क्या है? kg में। ये आपका मोललता का फार्मूला है, जहाँ पे दोस्त आपका ये W दिख रहा है, ऊपर वाला W, ये आपका है विलेय का भार केजी में। जो आपका विलेय का भार है वो आपका W है। कैपिटल W जो है वो आपका विलायक का भार है, और जहाँ पे कैपिटल जो M है वो आपका विलेय का भार है। जहाँ पे M आपका क्या है? यहाँ पे मोललता है। ठीक है, तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं आप सभी पॉइंट को नोट करिएगा। अब यहाँ पे बताएंगे आपका मोललता होता क्या है। तो किसी विलायक में, ध्यान से सुनिएगा, आप पहले आप सुनिएगा अच्छे से। किसी विलायक के 1 kg में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी विलायक के 1 kg में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने आपको पॉइंट बताएं
आप सब पॉइंट को अच्छी तरीके से लर्न करिएगा। यहाँ पे दोस्त इसकी जो करेक्ट आंसर थी वो आपकी बी थी। उसका जो टेम्परेचर है, यहाँ पे हम बात करते हैं मोललता, तो मोललता विलयन का वह गुण है जो कि ताप पर आपका निर्भर नहीं करता है। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर करते हैं। क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की, तो बाएं से दाएं चलने पर क्या बढ़ता है या क्या घटता है यहाँ पे, तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा। धन विद्युतीय गुण जो है वो आपका घटता है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो जो आपका धन विद्युतीय गुण होता है वो आपका घटता जाता है, तथा अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आपका जो धन विद्युतीय गुण होता है वो बढ़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे धन विद्युतीय गुण जो होगा दोस्त वो आपका घटेगा। अगर हम यही आपका वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर हमारा धन विद्युतीय गुण जो होगा वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। ये चैप्टर दोस्त जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में कंफर्म रहते हैं, आते हैं। तो इन चैप्टर को दोस्त आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप गलत न करके आए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग करने से बचे, गलत क्वेश्चन को वहाँ पे करने से बचे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे बात करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत धनात्मकता, परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण आदि घटते हैं। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की जो आपकी विद्युत धनात्मकता होती है, परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, ये सभी क्या होते हैं, घटते हैं। कब, जब आप बाएं से दाएं जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे, अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, अधात्विक गुण आदि बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं, जो घटने वाले हैं दोस्त बाएं से जाने पाने पर, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या आपका घटता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके बढ़ने वाले हैं, जो पहले मैं घटने वाला बता रहा हूँ, जो आपके घटने वाले हैं वो क्या हैं, विद्युत धनात्मकता, परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, ये सभी क्या है, घटते हैं। और बढ़ने वाले क्या है दोस्त, आपके विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, अधात्विक गुण, ये सभी क्या है, बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, जबकि अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, ये पॉइंट आप विशेष याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे हम पांचवें पॉइंट की ओर। तो पांचवा पॉइंट है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, अपचायक क्षमता आदि बढ़ती है। फिर से आप सुनिए, वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, आयनन, अपचायक क्षमता आदि जो होती है वो आपकी बढ़ती है। और दूसरे यहाँ पे हम छठवें पॉइंट की बात करते हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि ये सभी क्या हैं, आपकी घटती हैं। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऊपर से नीचे जाने वाले जो आपके घटने वाले तत्व और बढ़ने वाले तत्व। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे जाने पर घटने वाले तत्व। तो घटने वाले तत्व कौन से हैं यहाँ पे, तत्वों की परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण, अपचायक क्षमता, ये क्या होते हैं, बढ़ते हैं। घटने वाली की बात करें तो क्या क्या यहाँ पे घटता है, प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरीके से सुनिएगा। अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है जो आपकी घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो जो मैंने सारी यहाँ पे पॉइंट बताएं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन सभी पॉइंटों को आप कॉपी पे नोट डाउन जरूर करें। बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन विद्युत अनअपघट्य है? तो विद्युत अनअपघट्य यहाँ पे बताने हैं, तो कौन सा आपका विद्युत अनअपघट्य है? तो यहाँ पे अनअपघट्य कौन सा है? वो आपका यूरिया है। क्या है दोस्त? यहाँ पे यूरिया है, जिसका करेक्ट आंसर आपका सी है। अगर हम इसकी यहाँ पे रासायनिक सूत्र की बात करें तो जो आपका यूरिया होता है वो आपका NH2CONH2 होता है। क्या होता है दोस्त? NH2CONH2 होता है। जिन यौगिकों में द्रव्य अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, वे क्या होते हैं? विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। फिर से आप सुनिए, विद्युत अनअपघट्य होता क्या है? तो जिन यौगिकों में द्रव्य अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, वे विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो CCl4 एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, CCl4, और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो C2H5OH, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज आदि अधिकांश जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं, इनमें ये आपके क्या हैं? विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे यूरिया, तो यूरिया भी दोस्त आपका क्या है? एक विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है। ठीक है, अब आपका बात करते हैं यहाँ पे विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, वे पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिर वे पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक के विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। फिर से सुनिए आप, वे पदार्थ जो परावैद्युत स्थिरांक के विलायकों में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है, सभी लवण प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो जितने भी आपके लवण देखेंगे वो क्या होंगे? सभी आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य या तो अम्ल होते हैं या तो क्षार होते हैं। जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो या तो दोस्त अम्ल होंगे या तो आपके क्षार होंगे। तो बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका यूरिया था, यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया। इसका दोस्त एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे आपका चीनी, ग्लूकोज, ये सभी और भी अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो हैं वो आपके विद्युत अनअपघट्य की श्रेणी में आते हैं। तो चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीस्टाइरीन है। तो पॉलीस्टाइरीन क्या है यहाँ पे? पॉलीस्टाइरीन है क्या, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का प्लास्टिक है। क्या है दोस्त? ये आपका एक प्रकार का प्लास्टिक है। अगर आपका हम यहाँ पे, ये आपका जो पॉलीस्टाइरीन है ये आपका एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। क्या है दोस्त? थर्मोप्लास्टिक। आपने सुना होगा प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आपके दो प्रकार के होते हैं। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा कि जो आपके प्लास्टिक होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं आपको थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बारे में दोस्त मैं आपको डिटेल में आगे से चर्चा करूंगा अभी। तो इससे सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं पॉलीस्टाइरीन क्या है। तो ये आपका एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका यहाँ पे हम रासायनिक संरचना, यहाँ पे संरचना सूत्र की बात करें तो ये आपका होता है C6H5, यहाँ पे आपका होता है CH और यहाँ पे आपका होता है CH2। ये आपका क्या है? यहाँ पे संरचना सूत्र है। जो आपका पॉलीस्टाइरीन है ये आपका एकलक स्टाइरीन होता है। कैसा होता है दोस्त? ये आपका एकलक स्टाइरीन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका पॉलीस्टाइरीन है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। जितने पॉइंट बताऊंगा सभी दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉलीस्टाइरीन का जो उपयोग होता है वो आपका विद्युत रोधी के रूप में खिलौने, रेडियो, टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में किया जाता है। अब दोस्त बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, स्टाइरीन एक रंगहीन तीव्र गंध वाला द्रव्य है। ये कैसा होता है? ये आपका एक द्रव्य पदार्थ है जो रंगहीन होता है, तीव्र गंध वाला होता है। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, स्टाइरीन को 100 डिग्री तक गर्म करने पर इसका बहुलीकरण हो जाता है। पहले एक गाढ़ा द्रव्य प्राप्त होता है और अंत में एक स्वच्छ गंधहीन चमकदार ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम
पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। कैसे प्राप्त होता है मैंने आपको बता दिया। ये आपको प्राप्त करने का एक तरीका है, क्या है, स्टाइरीन को आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसका आपका बहुलीकरण हो जाता है। पहले क्या होता है, एक गाढ़ा द्रव्य प्राप्त होता है और अंत में एक स्वच्छ गंधहीन चमकदार ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। तो जितने दोस्त पॉइंट बताएं आप सब पॉइंट को नोट करिएगा और बीच बीच में इसका रिवीजन करते रहिएगा। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है कि थर्मोप्लास्टिक है, तो ये आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपका एक पॉलीथीन भी है, ये आपका एक पीवीसी भी है, ये आपका एक पॉलीस्टाइरीन है। जैसा कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ये आपका एक पॉलीस्टाइरीन है, ये आपका एक उसी का गुण है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, उपरोक्त में से सभी। जो आपका पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वहाँ पे बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन तथा टेफ्लॉन आदि सभी थर्मोप्लास्टिक या ताप सुघट्य पदार्थ प्लास्टिक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्लास्टिक। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि प्लास्टिक जो होते हैं यहाँ पे आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक और एक मैंने क्या होता है वहाँ पे मैंने बताया कि एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरे होते हैं आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिनको आप बार बार गर्म करने से मुलायम और ठंडा करने से कठोर हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तो उसको दोस्त आप एक बार यूज करेंगे, जैसे आपका यहाँ पे कोई ठोस प्लास्टिक होता है कि अगर आप उसको एक बार गर्म करेंगे और उसको अब एक सांचे में ढाल देंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप फिर से उसको गर्म करते हैं तो वह बिखर जाता है किंतु वह आपका मुलायम नहीं होता। तो इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंटों की जिसके बारे में दोस्त आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्त जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योगशील बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनता है। क्या बताया मैंने आपको, जिस कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योगशील बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे तो दूसरा पॉइंट है पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। जो आपका पॉलीथीन है यहाँ पे वो आपका एथिलीन या एथीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। तीसरे पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बेकेलाइट प्राप्त किया जाता है। किसके दोस्त, फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बेकेलाइट प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो दोस्त यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन था वो है कपूर तथा बेंजोइक अम्ल के मिश्रण को पृथक करने की विधि है। जो इसकी विधि है दोस्त, कपूर और बेंजोइक अम्ल के मिश्रण को अलग करने की विधि है वो आपका क्या है, यहाँ पे रासायनिक विधि है। क्या है दोस्त, यहाँ पे रासायनिक विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को उनके द्रव्य तथा ठोस मिश्रण में पृथक करने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधियों का उपयोग मिश्रण में उपस्थित अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्त इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट की दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है एमिनो अम्ल के मिश्रण से अवयवों का वर्ण लेखन द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा, एमिनो अम्लों का मिश्रण से अवयवों को वर्ण लेखन द्वारा अलग किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो बेंजोइक अम्ल तथा नमक NaCl के मिश्रण से अवयवों को वर्ण लेखन द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा दोस्त, वर्ण लेखन द्वारा अलग किया जाता है। बात करते हैं दोस्त यहाँ में हम तीसरे विधि की। तो तीसरा है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण में से उसको पृथक करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है तथा दूसरा आपका ऊर्ध्वपातज न हो। ये आपका किसमें, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा यहाँ पे अलग किया जाता है मिश्रण को। उसके दोस्त वहाँ पे क्या होते हैं, मिश्रण को अलग करने के लिए। ठीक है, तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बताएं
आप सभी पॉइंट को नोट करिएगा। इसका जो आपका करेक्ट आंसर था, कपूर और बेंजोइक अम्ल को मिश्रण को जो अलग करने की विधि थी वो आपकी क्या थी, यहाँ पे रासायनिक विधि द्वारा बहुत से दोस्त हम यहाँ पे मिश्रण को अलग करते हैं। तो चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परऑक्साइड यह कार्य नहीं करती। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड कौन सा कार्य नहीं करती, वो आपका निर्जलीकरण। क्या है दोस्त, निर्जलीकरण है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्त आपका H2O2 होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत हल्का नीला पानी से थोड़ा सा अधिक गाढ़ा द्रव्य होता है, जो कि पतले घोल में रंगहीन दिखता है। यह अपचयन, ऑक्सीकारक तथा विरंजक का कार्य करती है, लेकिन आपका निर्जलीकरण का कार्य नहीं करती है। तो कौन नहीं करता है, वो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। यह आपका निर्जलीकरण का कार्य नहीं करता है, जबकि दोस्त ये किसका अपचयन का, ऑक्सीकारक, विरंजक का कार्य करता है, लेकिन आपका निर्जलीकरण का कार्य नहीं करता है। यह आपका बहुत हल्का नीला रंग का द्रव्य होता है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्त इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज की। तो पहले यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीकरण क्षमता इतनी प्रबल होती है कि ऑक्सीजन की उच्च प्रतिक्रिया वाली जाति समझा जाता है। इसकी जो ऑक्सीकरण क्षमता जो होती है दोस्त, वो आपकी इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि इसे हम ऑक्सीजन की उच्च प्रक्रिया वाले जाति को समझा जाता है। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। अगर हम इसका बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग, तो इसका उपयोग आपका एक विसंक्रामक, रोगाणुरोधक, ऑक्सीकारक और रॉकेट के प्रणोदक के रूप में किया जाता है। किसमें दोस्त, रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट में प्रणोदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के अनुरूपों को रासायनिक रूप में समान दिखने वाले ड्यूटेरियम परऑक्साइड को बदबूदार हाइड्रोजन डाई सल्फाइड शामिल है। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है दोस्त यहाँ पे विरल H2O2 का प्रयोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर मनुष्य के बालों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। विरल H2O2 जो आपका विरल हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग, जिसमें आपका यहाँ पे 3 से 12% का उपयोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर, किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर मनुष्यों को बालों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। तो जितने दोस्त पॉइंट बताएं सभी पॉइंटों को आप नोट करिएगा। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे माचिस बनाने में उपयोग किया जाता है। तो माचिस बनाने में दोस्त किसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपका फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। माचिस बनाने के लिए दोस्त यहाँ पे लाल फास्फोरस और फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग होता है। फास्फोरस डाइसल्फाइड, इसको हम यहाँ पे P2S3, यहाँ पे जो रासायनिक इसका सूत्र है यहाँ पे P2S3, जिसे हम फास्फोरस डाइसल्फाइड, इसका भी आपका उपयोग होता है माचिस बनाने में। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे सेफ्टी माचिस बनाने में लकड़ी की, तो चील की लकड़ी की सलाइयों के नोक पर पोटेशियम क्लोराइड, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड तथा गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। और रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर देखा होगा आपने, तो वहाँ पे आपका लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच के चूर्ण और गोंद का मिश्रण वहाँ पे लगाया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सेफ्टी माचिस बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों के नोक पर पोटेशियम क्लोराइड, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड तथा गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। जबकि जो आपकी रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर, वहाँ पे आपका लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच के चूर्ण और गोंद का मिश्रण वहाँ पे लगाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे लाल फास्फोरस लाल रंग का अपारदर्शक एवं रवेदार ठोस पदार्थ होता है।
बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है लाल फास्फोरस आपका विषैला नहीं होता तथा यह एक स्फुरदीप्ति प्रदर्शित नहीं करता है। यह आपका विषैला नहीं होता तथा यह स्फुरदीप्ति प्रदर्शित नहीं करता है। बात करते हैं हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है श्वेत फास्फोरस को नाइट्रोजन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 250 डिग्री तक गर्म करने पर यह लाल फास्फोरस में बदल जाता है। कौन? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह आपका लाल फास्फोरस के रूप में बदल जाता है। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है लाल फास्फोरस जल तथा कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अघुलनशील है। क्या है दोस्त? अघुलनशील है। जो आपका लाल फास्फोरस है ये आपका जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में क्या है? अघुलनशील है। बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है दोस्त लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे रोल गोल्ड जो आपकी नकली सोना कापर की एक मिश्र धातु है, तो ये क्या है दोस्त? यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट होगा। नकली सोना कापर की एक मिश्र धातु है जिसमें Cu कापर को यहाँ पे 90% यहाँ पे मिश्रण किया जाता है और एल्युमिनियम को यहाँ पे Al को 10% यहाँ पे होता है। इसमें इसे कृत्रिम सोना भी कहते हैं क्योंकि यह देखने में आपका बिल्कुल ही सोने के समान लगता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा पॉइंट रोल गोल्ड के बारे में। तो यहाँ पे दोस्त पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट है दोस्त यहाँ पे नकली सोना का उपयोग सस्ते आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। तो आपने देखा होगा रोल गोल्ड जो होते हैं वो आपके सस्ते आभूषण के समान होते हैं, वो आपके सस्ते दामों में वहाँ पे मिलते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है आयरन पायराइट्स। आपने नाम सुना होगा आयरन पायराइट्स, इसको हम झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। अर्थात यहाँ पे सोने की जो शुद्धता होती है दोस्त वो हम यहाँ पे कैरेट में व्यक्त की जाती है। सोने की जो 100% शुद्ध सोना कितना होता है दोस्त? वो आपका 24 कैरेट होता है। कितना दोस्त? यहाँ पे 24 कैरेट का होता है जो आपका 100% शुद्ध सोना होता है। ये सभी आप सब जानते होंगे। तो आशा करते हैं दोस्त यहाँ पे आज सभी का आपका जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया आपको पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे दोस्त इस चैनल पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वो चाहे दोस्त आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, एडमिट कार्ड हो, काउंसलिंग हो, एडमिशन प्रक्रिया हो, हर एक चीज़ के बारे में दोस्त सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्त आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।